मित्रों, आप सभी को विदित है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिवस का स्मरण इसलिए अधिक आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि जब मई 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें जनादेश दिया था, तो वो जनादेश सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, एक विचार बदलने के लिए था, मानसिकता बदलने के लिए था और युग बदलने के लिए था। भारत दुनिया का शायद इकलौता देश होगा जिसका इतना व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पूरे विश्व में हो। अगर आप पूर्व में देखें तो इंडोनेशिया है, जिसका व्यवहारिक मीनिंग जानते क्या है? नीजिया इज ए ग्रीक वर्ड फॉर आइलैंड और इंडोनेशिया मीन्स भारतीय द्वीप। और पश्चिम में आप जाते हैं तो कोलंबस तो अमेरिका में पहुंच गया बाई एक्सीडेंट, वो तो इंडियन खोजने गया था, इसीलिए वो समझता रहा मैं भारत में पहुंच गया और वहाँ के मूल निवासियों को इसी वजह से रेड इंडियन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य इतना व्यापक प्रभाव, परंतु दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद लंबे समय तक इसका कभी भी समुचित प्रयोग नहीं किया गया। मगर मोदी जी ने आने के बाद 27 सितंबर 2014 को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था, जो भारत का एक बहुत ही सौम्य सांस्कृतिक प्रभाव, जिसे कह सकते हैं कि वेरी डिसेंट सॉफ्ट इफेक्ट ऑन इंटायर वर्ल्ड विच इज बीन विटनेस्ड। और यह हमारी एक इसलिए स्मरण करने की आवश्यकता है कि हमारी कूटनीतिक सफलता का भी इतना बड़ा प्रमाण था कि 193 में से संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में 177 देश इसके समर्थक नहीं बने थे, इसके सह प्रस्तावक बने थे। They have not become the seconder, but they have become the co-sponsorer, which is the maximum number for any resolution in United Nations. उसके बाद जिसमें कि धर्म, जाति, मत, संप्रदाय से अलग हटकर सभी देशों ने समर्थन किया था और आज 200 से अधिक देशों में इसको स्वीकार किया जाता है। तो ये भारत की एक सांस्कृतिक शक्ति के उद्भव का भी प्रयोग, बहुत ही सफल प्रयोग था जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और यह 8वां है, तो वैसे भी आपको पता अष्टांग योग होता है, तो 8वें का तो महत्व योग के लिए भी अधिक है। तो कल 21 जून 2022 को, चूंकि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण इसका उस रूप में आयोजन नहीं हो सका जैसा अपेक्षित था, तो इसलिए कल भारतीय जनता पार्टी इसको एक व्यापक और विराट स्वरूप में आयोजित करने जा रही है। तो 75वां वर्ष है, इसलिए 75,000 स्थानों पर कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा योग दिवस मनाया जाएगा और भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता और नेता 75,000 स्थानों पर इसको मनाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल मैसूर में रहेंगे और मैसूर पैलेस ग्राउंड में 15,000 लोगों के साथ वह योग करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी कल नोएडा स्टेडियम में रहेंगे और वहां पर वह योग दिवस के उपलक्ष्य में योग करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सभी सरकारों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि और भिन्न भिन्न पदाधिकारी देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर कल इस योग दिवस के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। जो इस वर्ष का योग दिवस है, उसकी जो थीम या ध्येय वाक्य रखा गया है वह है मानवता के लिए योग। अंग्रेजी में कहेंगे तो योगा फॉर द ह्यूमैनिटी। चूंकि हम ही एकमात्र सभ्यता हैं जो सिर्फ मानवता नहीं बल्कि देवता तक का मार्ग हम दिखाते हैं, और योग हमारे व्यायाम से लेकर शरीर की भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के योग से लेकर आंतरिक आत्मिक शक्ति के योग तक का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए इस बार का जो थीम है वह योगा फॉर ह्यूमैनिटी और मानवता के लिए योग है। और हमें विश्वास है कि विगत 8 वर्षों में जिस सफलता के साथ ये हुआ है, कल का आयोजन में हम देश के आम नागरिकों से भी पार्टी की तरफ से यह अपील करते हैं कि आप सभी लोग
योग दिवस के इस कार्यक्रम में सहभागिता करिए। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतर संतुलन के लिए और भारत की इस महान सांस्कृतिक धरोहर जिस पर हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आइंस्टीन लॉ ऑफ रिलेटिविटी है, हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये दिया है, परंतु उनके नाम से जानी जाती। तो भारत और भारतीय संस्कृति के नाम से यह जाना जाता है, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। और जो पार्टी ने यह प्रयास किया है, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो यह कल सहभागिता करेंगे और सभी हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्रीगण करेंगे, उसमें सभी लोग अपने स्तर से इसमें सहभागिता करें। देखिए, बड़े दुख की बात है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में भाषाई मर्यादा को निम्नतम स्तर पर ले जाने की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब 2007 में सोनिया गांधी जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत के सौदागर जैसे नितांत भर्त्सना योग्य शब्द का प्रयोग किया था, जबकि वो सत्ताधारी दल थे और वो सत्ताधारी दल और गठबंधन की नेता थीं। जो दल सबसे बड़ा उसका दायित्व तो सबसे बड़ा होता। और उसके बाद मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य में मर्यादा की जो जो सीमाएं लांघी गई हैं उसका वर्णन करना मेरे विचार से करेंगे तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय निकल जाएगा, जिसमें उनके लिए निकृष्ट से निकृष्टतम शब्दों से लेकर जाति बोधक शब्दों से लेकर लहू पुरुष, यमराज और जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। और इतना ही नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो कुछ बोला वो तो अलग है। एक समय में उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तू चाय बेच जैसा शब्द आया, जिसे लोकापवाद के कारण उन्हें हटाना पड़ा। 2014 के चुनाव में मोदी जी के विषय में जिस नेता ने यह कहा कि मैं बोटी बोटी काट दूंगा, वो उस समय कांग्रेस का नेता नहीं था। मगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जाके रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट डे राहुल गांधी उसका प्रचार करने गए, यद्यपि वो समाजवादी पार्टी का नेता था। और इस ढंग की बोटी बोटी बात करने वाले व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाकर उपाध्यक्ष बना लिया उत्तर प्रदेश का। उनके लिए नीच जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने इतना घृणास्पद बयान दिया उनकी मृत्यु की कामना को लेकर, और कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सुबोध कांत सहाय जी का यह बयान कहीं ना कहीं उनकी उसी मानसिकता का प्रतीक है। परंतु वो कितने भी निचले स्तर पे जाते रहें, वो कितना भी इस प्रकार का प्रयोग करते रहें, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एक बार जब मोदी जी विदेश के दौरे पर थे, उनसे पूछा गया था कि आप अहर्निश देश की सेवा करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था, मैं रोज 1-2 किलो गाली खाता हूं। तो आपको जो करना है करते रहिए, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति कार्य करने का संकल्प और जो दृढ़ता है और उनके नेतृत्व में भाजपा का जो समर्पण है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। हम आगे बढ़ते रहेंगे। और उन्होंने कितनी उनके प्रति निम्न शब्दों का प्रयोग किया, हिकारत और घृणा का प्रयोग किया, मगर 15 वर्षों में क्या हुआ? उत्तरोत्तर देश की जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहा, आपकी नफरत बढ़ती रही मोदी जी के प्रति और जनता की मोहब्बत बढ़ती रही मोदी जी के प्रति। तो मैं उनके लिए इस ढंग के बयान के ऊपर एक सलाह दूंगा कि मरीज़े नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। तो आप कम से कम देखिए कि जो आप कर रहे हैं उसका अंततः परिणाम क्या हो रहा है। और मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि पहले नागपुर में जो अबू हुसैन थे उनका बयान और आज सुबोध कांत सहाय जी का यह बयान, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के प्रति हिंसा, मृत्यु की कामना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, हमें इसका जवाब चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने हिटलर वाली बात कही है। साथियों, ये जून का महीना है, इसी महीने में इमरजेंसी लगी थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिटलर की नाजी पार्टी की बहुत ही फेमस फिल्म थी द ट्रायम्फ ऑफ द विल।
1934 में उसका जब मंचन कराया गया तो उसके बाद हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने बाकायदा नाजी पार्टी के कन्वेंशन में एक नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और भारत की राजनीति में भी वो नारा लगाया गया था उसी इमरजेंसी के दौरान 1975 में, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और ये नारा किसी सामान्य नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था, और आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो ये आज भी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। तो हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। विकास देखिए, कल तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस विषय में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी शंका होगी तो उसका भी निवारण कर दिया गया है। तो मेरे विचार से अब इसके बाद किसी भी प्रकार की शंका का कोई स्थान नहीं बचता है। और सारे नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि युवकों के लिए देश की सर्वोच्च सेनाओं में सहभागिता का जो ये सुंदर अवसर एक अच्छे प्रयोग के साथ उन्हें मिल रहा है, वो सब आकर इसमें सहभागिता करें, एक बार गौर से उसे पढ़ लें, और उसके बाद भी यदि उनके मन में शंका हो तो कल तीनों सेनाओं के द्वारा जो कुछ बोला गया है उसको पढ़ लें। तो मुझे लगता है किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के वो बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ में उनका उपयोग भले ही करना चाहें, परंतु मुझे विश्वास है कि देश का युवा सेना के द्वारा दिए गए इस वचन में, वक्तव्य में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए आगे अग्निवीर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करेगा। संजय सर, देखिए, इस विषय पे हम लोग पहले भी कह चुके हैं। विषय यूपीए के सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ, प्रक्रिया दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा शुरू हुई, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। परंतु मुख्य बात यह है कि ईडी की पूछताछ तो बहुत से लोगों से होती है, श्री राहुल गांधी जी के ही द्वारा पूछताछ होने पर इतना चर्चा का विषय क्यों है? इसका अर्थ यह हो गया कि वो अभी भी अपने को एक सामान्य भारतीय नागरिक नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपने को कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक राजवंश के एकमेव, यद्यपि असफल राजकुमार के रूप में पाई हुई मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ईमानदारी से इस जांच का सामना करना चाहिए। और हम यह भी कहना चाहेंगे, जो हमने पहले भी पूछा था, आज वो कांग्रेस पार्टी के एक सामान्य सांसद हैं, और इसके बावजूद सारे कांग्रेस के नेता आकर यहां पर उनके साथ आकर खड़े हो रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जांच को प्रभावित करने का, दबाव बनाने का एक प्रयास है। और अंततः एक लाइटर नोट पे कहना चाहूँगा, वो कह रहे हैं राजनीतिक कारण से। मैं विनम्रता से परंतु दृढ़ता से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जी की राजनीतिक स्थिति इस समय ऐसी है कि किसी को राजनीतिक विरोध करने की जरूरत है? पार्टी को विजय दिलाना तो बहुत दूर, वो तो पार्टी में अपना पद तक छोड़ के पीछे जा चुके हैं, पद छोड़कर पलायन कर चुके हैं। तो आप सोचें कि उन पर किसी प्रकार के राजनीतिक प्रहार की आवश्यकता है क्या, या तर्कसंगत ढंग से सोचना चाहिए? और अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उन्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर तो मुझे और उसके लिए वो जितने भी प्रकार के रूप धरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे पुराने गीत की एक पंक्ति याद आती है कि 100 रूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो जो खुद गिरती हुई दीवारों की तरह हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको गिराने के लिए किसी को प्रयास करने की आवश्यकता है। और हमारा उद्देश्य सदैव सकारात्मक होता है, हम सकारात्मक दृष्टि से काम कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी जी अपनी युवराज की मानसिकता से बाहर आकर एक जिम्मेदार सांसद की भूमिका के रूप में आगे बढ़ें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको कोई शीर्षासन कराने में वो नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी को शीर्षासन करा दिया है। 136 साल के इतिहास में कांग्रेस सबसे अधिक बुरे दौर में है, जब लगातार 2 बार वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए और 50 के आसपास रह गए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व इससे पहले नायक और खलनायक बना था, पर उपहास का पात्र पहली बार बना है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने शीर्षासन नहीं, अपनी पार्टी को रसातल तक पहुंचाने में पूर्ण भूमिका अदा कर दी है। तो हमें इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बिंदु मैं ज़रूर यह कहना चाहता हूं कि सुबोध कांत सहाय ने आज जो बोला है,
थोड़ा आप लोग जरा जाकर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक बार जाके जरा इसका न्यूमेरिकल डाटा चेक करिएगा कि कांग्रेस ने कितनी बार श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गाली के समकक्ष शब्दों का प्रयोग किया है। यदि आप देखेंगे तो वो शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि 13 जून को शेख हुसैन का बयान नागपुर में, इसके बाद आपको याद हो कि 4 फरवरी को 7 मार्च को चुनाव के दिन मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे, यह बयान दिया गया था। उससे पहले मैं मोदी जी को मार सकता हूं, उन्हें गाली भी दे सकता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बोला था। ये बोला था फरवरी के महीने में। उससे पहले अगर आप ध्यान करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राक्षस से तुलना की थी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ने। उससे पहले अगर आप देखें तो मोदी जी को अंगूठा छाप बताने का प्रयास 2021 में अक्टूबर के महीने में कर्नाटक में किया गया था। फिर उसके बाद आप याद करिए 2020 में दिसंबर में रणदीप सुरजेवाला जी ने क्रूर शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री जी के लिए। थोड़ा अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखते चले जाएंगे कि वो मोदी जी के प्रति घृणा में आकंठ डूबकर मर्यादा की समस्त सीमाओं को ध्वस्त करते हुए तकरीबन 80 से अधिक बार ऑथेंटिक रिकॉर्ड में, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो इतनी बार गाली जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं या इसके समकक्ष शब्दों का प्रयोग। और जब 100 की तरफ पहुंचती हैं तो आप समझिए कि प्रकृति और नियति अपने आप स्वतः कोई ना कोई कार्य करती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के इतिहास में जितने उनके पास कुल मिलाकर सांसद नहीं हैं, उससे ज्यादा बार वो मोदी जी के लिए गाली के समकक्ष शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। और शायद इसीलिए देश की जनता ने उनकी यह स्थिति पहुंचाई है कि वो 136 साल के सबसे बुरे दौर में हैं। और हमारे लिए यह दुख की बात और कष्ट की बात, और भारत के राजनीतिक इतिहास में मर्यादा के मूल्यों के लिए सबसे अधिक चुनौती की बात यह है कि इन लगभग 80 से अधिक के बार दिए गई गालियों के बावजूद मैं चुनौती से कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि उसने अपने किस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या किसी को पार्टी से निकाला? क्या किसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की? और साफ साफ कहा जाए, यदि आप किसी की मृत्यु का आह्वान करते हैं तो यह तो प्रत्यक्ष हिंसा है। यदि इसके बाद भी गांधी के स्वघोषित स्वयंभू होलसेल कॉपीराइट होल्डर्स को इसमें कोई हिंसा नजर नहीं आती है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा फिर उनके हिसाब से गांधीवाद की परिभाषा क्या है?